हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वैष्णवी मैम लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन से चैप्टर का वन शॉट, जिसमें इस चैप्टर के सारे टर्म्स, सारे कॉन्सेप्ट हम एक ही बार में क्लियर करने वाले हैं। तो भाई आपके प्यारे से चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। ये चैप्टर हमारे सिविक्स का तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर के बारे में आज हम एक ही क्लास में सारी चीज़ें खत्म करने वाले हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से खत्म करने वाले हैं। तो भैया अगर हम संघर्ष की बात करें तो संघर्ष के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने सिविक्स के पहले चैप्टर में, ठीक है। वो जब हमने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसमें हमने लोकतंत्र में द्वंद्व देखा हुआ है। ये हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत सारे केसेस को एनालिसिस करके हमने इसको पढ़ा हुआ है कि संघर्ष किस तरीके से देखने को मिलता है लोकतंत्र में। लेकिन आपके लिए प्रतिस्पर्धा बोले तो कॉम्पिटिशन, ये थोड़ा सा नया है, लेकिन कोई बात नहीं, कितना भी नया है हम इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, फिर ये आपका जाना पहचाना हो जाएगा। तो भाई बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से चैप्टर को। तो भैया चलो स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा, भाई चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भैया पहला ही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जैक्टली में क्या मतलब होता है, ये चीज़ हम यहाँ से समझने वाले हैं, ठीक है। तो भैया पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष के चलते हुआ है। बिल्कुल हमें पता है और ये हम मानते हैं, ये फैक्ट है कि अगर हम लोकतंत्र के एवोल्यूशन की बात करें या पूरे विश्व भर में या सिर्फ हम भारत की भी बात करें तो इसका जो एक तरीके से उद्गम देखने को मिला है, जो विकास देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं जनसंघर्ष के माध्यम से ही देखने को मिला है, कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ही देखने को मिला है। अच्छा, अगर हम जनसंघर्ष की बात करें तो बेहतरीन सा आपका एग्जाम्पल है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। और यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि कितना बड़ा ये संघर्ष हुआ था, उसके बाद हमें आज़ादी मिली है, तो उसके बाद इस लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र अगर हमें देखने को मिल रहा है तो वो इसी जनसंघर्ष का नतीजा है, इसी की उपज है, ठीक है। यदि हम यूँ कहें कि जनसंघर्ष के माध्यम से ही लोकतंत्र का विकास हुआ है तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब सत्ता अधिकारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है तब वह लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी कहलाती है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को हम ना आगे बहुत सारे केसेस में भी देखेंगे कि ये क्यों ऐसा कहा गया है कि जब भी हमें प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, जब भी हमें जनसंघर्ष देखने को मिलता है तो वो लोकतंत्र की एक निर्णायक घड़ी होती है। मतलब क्या है, एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा फेज होता है जहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि क्या लोकतंत्र सच में एक बेहतर सॉल्यूशन हमें दे पा रहा है कि नहीं, क्या लोकतंत्र, हमने इस लोकतंत्र को अगर अपनाया है ये सोच कर कि एक बहुत ही बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, तो क्या सच में ये इस बात पर हमेशा खरा उतर पाता है कि नहीं। तो जब भी हमें संघर्ष देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक टेस्ट होता है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, और उससे हमें पता चलता है कि हमारा लोकतंत्र कितना बेहतर है। तो भाई बिल्कुल भी इधर उधर मत करो, अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। जितने भी बच्चे आए भाई बिल्कुल भी आपस में कोई बातें शातें नहीं करने वाला है, अच्छे से अपने टॉपिक पर ध्यान देंगे, अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो अभी क्या बोलना है कि कभी कभी भले ही ऐसे संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं जैसे संसद या न्यायपालिका के माध्यम से हो गया हो, लोकतांत्रिक देशों में जनसंघर्ष और प्रतिस्पर्धा का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। मतलब क्या है कि ऐसा होता है कि कभी कभी जो है बहुत सारे ऐसे मनमुटाव होते हैं, बहुत सारे ऐसे मतभेद या संघर्ष वगैरह होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारा संसद के द्वारा भी सॉर्ट आउट हो जाता है और जुडिशरी के द्वारा तो होता ही है, न्यायालय के द्वारा तो होता ही है। चाहे अगर हम केंद्र और राज्य सरकार के बीच का संघर्ष की बात कर लें या राज्य और दूसरी राज्य सरकार के बीच के संघर्ष की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन कौन देता है, हमारा न्यायालय देता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि कभी कभी ये जो हमें संघर्ष एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में देखने की अगर हम बात करें, ठीक है, उसका आधार कौन होते हैं, उसका आधार होता है राजनीतिक संगठन। जाहिर सी बात है बेटा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राजनीतिक संगठन होते हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं के थ्रू हमें प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। आप लोकतंत्र की बात करते हो, जब भी चुनाव होता है तो यही पॉलिटिकल पार्टीज ही आपस में कॉम्पिटिशन करती है ना, ठीक है। तो यहीं से प्रतिस्पर्धा का आधार ही यही राजनीतिक दल है, यही राजनीतिक संगठन है, ठीक है। जनसंघर्ष में जनता की भागीदारी
भागीदारी भले ही स्वतः स्फूर्त हो, लेकिन सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के द्वारा ही संभव है। राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह संगठित राजनीति के सकारात्मक माध्यम है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि लोगों का पार्टिसिपेशन होता है लोकतंत्र में, ये हमें पता है भैया, हम वोट देते हैं और जब वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी है इसमें। लेकिन अगर हम ये बात करें कि एक प्रॉपर भागीदारी कब देखने को मिलती है, तो वो आपको एक प्रॉपर जो है लोकतांत्रिक की हम बात करें या राजनीतिक संगठन के द्वारा ही देखने को मिलती है। सिंपल सा चीज है बेटा कि अगर आपको पॉलिटिक्स में अपनी भागीदारी शो करनी है तो उसका सीधा सीधा मेथड होता है पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, राजनीतिक दल के मेंबर बन जाओ, तो सीधे तुम्हारी भागीदारी वहां पर देखने को मिलती है। और अगर हम दूसरी तरीके की बात करें तो भैया हम वोट देते हैं तब भी हमारी भागीदारी उसमें होती है। इसके अलावा जो हमारे बहुत आंदोलन वगैरह होते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, धरना प्रदर्शन होता है, बहुत सारे जो इंटरेस्ट ग्रुप है, जो दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, तो उनका भी बहुत सारा हमें क्या एक तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कहाँ पर कुछ भी अगर डिसीजन लिया जा रहा है, कुछ भी निर्णय लिया जा रहा है, लोकतंत्र में कुछ भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का भी इनडायरेक्ट ही सही लेकिन इम्पैक्ट होता है। और डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, बस केवल सिंपल सा है। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या बताया जा रहा है भैया कि जब 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश दासता से मुक्त होकर भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया, तब से वह लोकतंत्र की आधारशिला दिनों दिन सड़र कर रहा है। मतलब क्या है कि हमें लोकतंत्र कब से देखने को मिल रहा है भाई? अगर हमें आज़ादी भी मिली है तो कहीं ना कहीं इसी जनसंघर्ष के माध्यम से मिली है, इसी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से मिली है। उसके बाद हमें हमारा संविधान भी इसी के थ्रू मिलता है। और इसके बाद डे बाई डे हम देखते हैं कि लोकतंत्र का टेस्ट होता है। ठीक है, लोकतंत्र की एक तरीके से निर्णायक घड़ी हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं जहां पर हमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक फ्लोर टेस्ट भी देखने को मिलता है कि क्या लोकतंत्र सही मायने में सही काम कर रहा है कि नहीं। तो वो डे बाई डे हमको उसका एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1970 का दशक कई दृष्टियों से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसा दशक था जिसमें भारतीय लोकतंत्र के शीर्ष बिंदु पर पदासीन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव में अपने प्रभुत्व एवं सामर्थ्य का प्रदर्शन कर कांग्रेस को पुनर्स्थापित किया और श्रीमती गांधी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनी। मतलब क्या है, 1970 के दशक की यहाँ पर बात हो रही। मतलब यहाँ पर आपको जो केसेस पता चलेंगे ना, वो कहीं ना कहीं केसेस कंपटीशन को शो कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को, कहीं ना कहीं जनसंघर्ष को शो कर रहे होंगे। उन्हीं से रिलेटेड हम यहाँ पर अलग अलग केसेस देखेंगे कि कब कब लोकतंत्र का टेस्ट हुआ है, कब कब लोकतंत्र का टेस्ट हुआ है, वो चीज़ हम यहाँ पर क्लियरली देखेंगे अलग अलग केसेस के साथ। तो अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है 1970 के दशक की, तो वो बताया जा रहा है कि वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दशक में हमने देखा था श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव में, ठीक है, बहुमत हासिल करके अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, 1971 के आम चुनाव में उन्होंने बहुमत हासिल करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, और ये हमारी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। पता है आप लोगों को, श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। तो कहीं ना कहीं उनके इस पद पर आसीन होने में भी बहुत बड़ा कंपटीशन रहा होगा, बहुत बड़ा इनके पार्टी के अंदर बहुत बड़ा जो है एक तरीके से प्रतिस्पर्धा चली होगी, तब जाकर इन्हें यह मौका मिला है। ठीक है, तो इन्होंने भाई कांग्रेस को दोबारा से स्थापित किया और उनके नेतृत्व में जो है वो सरकार बनी। 1975 में उन्होंने देश के अंदर आपातकाल की घोषणा कर जिस ढंग से लोकतंत्र का विश्लेषण किया। ठीक है, मतलब क्या है, एक तरीके से हमें फिर से लोकतंत्र का टेस्ट देखने को मिला। कब? जब 1975 में उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जब उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया गया। ठीक है, अच्छा, इमरजेंसी की अभी कुछ बातें हुई थी रिसेंटली, भी अभी बहुत न्यूज़ में था इमरजेंसी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, और जो हमारी करंट में सरकार है उनकी तरफ से बहुत सारी बातें आई, जो हमारी जो कांग्रेस है उनकी तरफ से भी बहुत सारी बातें आई। तो इमरजेंसी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था, अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप में जाकर जो है न्यूज़ देखना कि क्या हुआ था, इमरजेंसी को क्यों इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया था। क्योंकि अभी एक तरीके से बोला गया कि बहुत कुछ साल जो है उसके पूरे हुए थे, तो वो जो मुझे एकदम कन्फर्म मुझे नहीं याद है कितने साल पूरे हुए, बट हाँ कुछ हुआ था, तो एक मुद्दा बनाया गया था इमरजेंसी को। तो आप चाहो तो उसके बारे में थोड़ा सा न्यूज़ देखना। ठीक है, नहीं तो मैं आपको बाद में उसके बारे में बता दूंगी कि क्या हुआ था एग्जैक्टली इमरजेंसी में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताया कि 1975 में जो है उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा करके ना एक बार फिर से जो है लोकतंत्र का विश्लेषण किया। ठीक है, वहाँ पर भी हमें क्या है, लोकतंत्र का टेस्ट देखने को मिला। अच्छा, एक यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक तरीके से मुद्दा है, बिहार का छात्र आंदोलन हुआ था, इसी के बाद हुआ था। इमरजेंसी के टाइम की हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो क्या है, 1971 के आम चुनाव में 70
सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर केंद्र में सरकार का निर्माण किया। अब क्या है 1971 में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गरीबी हटाओ का नारा जो है वो कब दिया गया था, तो ये 1971 के आम चुनाव में दिया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था कि भैया हम गरीबी हटाएंगे, ठीक है, हम गरीबी हटाएंगे, तो इससे उनको बहुमत मिली, उन्होंने सरकार बनाया। लेकिन 1971-72 के बाद ऐसा हुआ कि कई वर्षों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। मतलब क्या है कि उन्होंने वादा तो किया, बट ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया। देन 1972-73 में मानसून की असफलता के चलते पूरे देश में कृषि की पैदावार जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। मतलब क्या है, एक तरफ तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही, बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और उसके बाद हमने देखा कि भैया क्रॉप फेलियर ही हो जा रहा है, मॉनसून नहीं आ रहा है, बारिश की कमी की वजह से जो है फसल अच्छी नहीं हो पा रही है। और मार्च 1974 में क्या होता है कि प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और खानदान की कमी और कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। मतलब क्या है कि इतने सारे इश्यूज क्रिएट हो गए कि जो है फसल खराब हो रही है, फसल नहीं ठीक से हो रही है, पैदावार अच्छी नहीं हो रही है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब देखी गई ना, तो जो बिहार के छात्र हैं, ठीक है, बिहार के छात्र जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, ठीक है। ये उनका जो आंदोलन था वो बिहार की सरकार के खिलाफ था, ठीक है। स्टार्टिंग थोड़ा सा इस चीज़ को एकदम क्लियर रखना अपने दिमाग में कि बिहार का जो छात्र आंदोलन था वो स्टार्टिंग में बिहार की सरकार के खिलाफ था, लेकिन ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि ये होते होते जो है सीधा भारत सरकार के खिलाफ, बोले तो श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ एक आंदोलन बनकर जो है वो उभरा, ठीक है। इस चीज़ में एकदम क्लियरिटी रखना, ठीक है। फिर बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग जो किसने की है वो जो है बिहार के छात्रों ने की है, एक आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया है। फिर उन्होंने अपना लीडर किसको बनाया है, तो जयप्रकाश नारायण को लीडर बनाया है। और उस वक्त जब ये यहाँ पर उन्होंने लीडरशिप यहाँ पर ग्रहण की, तो उस वक्त ऐसा माना जाता है कि जयप्रकाश नारायण और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है मनमुटाव हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा जो है मतभेद हो गए थे। बट अगर हम रियलिटी की बात करें तो ऐसा ये हमेशा बोला जाता है कि जो जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के बीच हमेशा जो है वो बहुत हंसी खुशी सा रिश्ता रहा है, बहुत मानते थे उन्हें वो। लेकिन बाद में कुछ देखो भाई, जाहिर सी बात है, सत्ता बहुत बड़ा खेल है और उस खेल में बहुत जो प्यादे हैं इधर से उधर होते रहते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जयप्रकाश नारायण और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच जो है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है मनमुटाव हो गया था। तो अब आप देख रहे हो कि एक बारी से यहाँ पर आंदोलन खड़ा हो गया है और आंदोलन की अगुवाई ये खुद कर रहे हैं। तो यही मैंने बोला ना कि पहले तो भाई बिहार सरकार के खिलाफ था, लेकिन यही धीरे धीरे सीधा श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ आपको ये देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लेना कि जयप्रकाश नारायण को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, लोक नायक, ठीक है। इन्हें जो है लोक नायक के तौर पर जाना जाता है, तो ये याद रखना, ठीक है। लोक नायक के तौर पर इन्हें जाना जाता है, ठीक है। देख सकते हो ये हैं आपके जयप्रकाश नारायण और श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। इनके आप देख सकते हो सारी इमेजेस है, पूरा जो बाकायदा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था, इतना बड़ा आंदोलन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, भाई जयप्रकाश नारायण के निवेदन पर जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित लोग जो है वो आंदोलन में कूद पड़े, क्योंकि भैया इतना बड़ा नेता अगर बुला रहा है कि भैया आओ और आंदोलन में ज्वाइन करो, तो भाई जाहिर सी बात है बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो है थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना कि संपूर्ण क्रांति की बात, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात किसने की है, तो जयप्रकाश नारायण ने की है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने की है। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखना। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना था, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था इस क्रांति का, कि भारत में एक सच्चा लोकतंत्र हो विदाउट एनी भ्रष्टाचार, ठीक है। कोई भी वहां पर करप्शन नहीं होना चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लोगों की हक की बात होनी चाहिए। तो एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की इन्होंने यहाँ पर बात की। तो जयप्रकाश नारायण ने 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किया और राजधानी दिल्ली में अब तक इतनी बड़ी रैली का आयोजन कभी नहीं हुआ था। जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर इतना बड़ा नेता एक
आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं वो, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा वहां पर आंदोलन देखने को मिलेगा। कभी आपको मौका मिले तो इनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। बहुत बड़ी हस्ती थी, एक बार इनके बारे में पढ़ना कि क्या क्या, भाई इनके संपूर्ण क्रांति के कॉन्सेप्ट को एक बारी से देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, ठीक है। तो भाई आज तक इतनी बड़ी रैली यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी। इस प्रकार गुजरात और बिहार दोनों राज्यों के आंदोलनों का कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। अब देख लो कि अब बिहार के साथ साथ जो है गुजरात में भी आंदोलन शुरू हो गए, और इन आंदोलनों को जो पहले सिर्फ अपने स्थानीय सरकार के खिलाफ थे, उन्हें कांग्रेस विरोधी आंदोलन जो है वो बताया जाने लगा। इंदिरा गांधी की मान्यता थी कि आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित हैं। तो भैया इंदिरा गांधी का कहना ये था कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं वो पर्सनली इनके खिलाफ हो रहे हैं, ऐसा उनका मानना था, ऐसा वो बोलती थी, ठीक है। तो 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक करार दे दिया। अब देखो यहाँ एक बहुत बड़ा फैसला आ गया। यहाँ फैसला क्या आ गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आ जाता है इसी टाइम पर कि भैया कि जिस आम चुनाव को जीतकर 1971 वाला जो आम चुनाव हुआ था, जिस आम चुनाव को जीतकर श्रीमती इंदिरा गांधी पदासीन हुई थी, ठीक है, प्रधानमंत्री बनी थी, उस यहाँ पर जो है जो चुनाव की हम बात करें तो उस निर्वाचन को ही, उस चुनाव को ही कहीं ना कहीं असंवैधानिक घोषित कर दिया गया कि वो सही तरीके से चुनाव नहीं जीता गया है, ऐसा बोल दिया गया। और ये आ गया था ऑर्डर कहाँ से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से। मतलब अब सीधे तौर पे ये आ गया था कि अगर जो उनका पद है श्रीमती इंदिरा गांधी का, वो पद उन्हें छोड़ना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर एक तरीके से हमें ऑर्डर देखने को मिलता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ठीक है। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन कर जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। अब यहाँ पर क्या बात हो गई कि भाई अब ये भी पता चल गया है कि जो उनका निर्वाचन हुआ था वो असंवैधानिक था, तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन हो रहा था उनको एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। तो यहाँ पर जो है जयप्रकाश नारायण आकर क्या कहते हैं कि भैया इंदिरा गांधी और उनकी मतलब जो उनकी सरकार है चल रही है यहाँ पे, तो उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए, ठीक है। सीधा तौर पर जो है इंदिरा गांधी से इस्तीफा की मांग जो है होने लगी। उन्होंने अपने आह्वान में सेना और पुलिस तथा सरकारी कर्मचारियों की भी सरकार का आदेश नहीं मानने के लिए निवेदन किया। मतलब कि लोकनायक जेपी नारायण ने यहाँ तक भी कह दिया कि भैया जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सेना है, जो पुलिस है, वो भी सरकार की बात ना सुने। मतलब क्या है, सरकार को एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया गया था इसी आंदोलन के तहत, ठीक है। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र मानते हुए 25 जून 1975 के आपातकाल की घोषणा करते हुए जयप्रकाश नारायण सहित प्रायः सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया। तो अब है सीधे तौर पे आप यहाँ पर देख रहे हो कि इतना बड़ा आंदोलन जो है वो इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा हो चुका है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आ चुका है कि उनका जो निर्वाचन है, उनका जो चुनाव हुआ है, वो जो जीती हैं वो असंवैधानिक है, तो वो अपने पद पर आसीन नहीं रह सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने एकदम इसको पर्सनली लेकर इसे क्या कर दिया, सीधे तौर पर इन्होंने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी, बोले तो इमरजेंसी लगा दिया, और बहुत सारे जो है राजनीतिक दलों के नेताओं को सीधा उठाकर जेल में डाल दिया गया, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी एक तरीके का होता है ना कि हम लीगली कुछ कर रहे हैं तो भाई वारंट वगैरह होता है, प्रॉपर जो है चेकिंग वगैरह होती है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उस वक्त। और उस वक्त डायरेक्ट जो है वो जेल में सबको डाल दिया गया था, जितने भी राजनीतिक दल के जो नेता वगैरह थे, जो जेपी नारायण थे, उन्हें भी उस वक्त जो है वो जेल में डाल दिया गया आपातकाल के दौरान, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, आप देख रहे हो, ठीक है, इमेज है उनकी। नेक्स्ट क्या है, 18 महीने के आपातकाल के बाद जनवरी 1977 में निर्वाचन की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। मतलब क्या है यहाँ पर कि आप देख सकते हो कि 18 महीने का आपातकाल लगाया गया था। अब ये सोचो कि चुनाव कब हुआ था, 1971 में हुआ था, तो 5 साल के लिए ही हुआ होगा। तो 1975 में कहीं ना कहीं जो है चुनाव होना चाहिए था, लेकिन 1975 में ही जो है आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। उसी की वजह से हम देखते हैं कि 1 साल का एक्सटेंशन लगा दिया गया था, ठीक है, 1 साल का जो है कार्यकाल और बढ़ा दिया गया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1977 में जाकर जो है वो चुनाव की घोषणा की जाती है, ठीक है, 1977 में जाकर चुनाव की घोषणा की जाती है, और उसके बाद जो है सभी राजनीतिक जो कार्यकर्ता वगैरह थे उन सबको जेलों से रिहा कर दिया जाता है। तो 1977 के चुनाव के ऐन मौके पर विपक्षी दलों ने जनता पार्टी नाम से जिस राजनीतिक दल का गठन किया था, उसे लोकसभा में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई, ठीक है। तो सारे के सारे विपक्षी दल, क्योंकि अब जाहिर सी बात है भाई कि सारे विपक्षी दल जो है वो अब एक हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके सब जो है
इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने जो है अपना जो है सारे विपक्षी दलों ने गठबंधन किया और एक पार्टी जो बनाई उन्होंने जनता पार्टी के नाम से, और उस पार्टी को जो है अप्रत्याशित वहां पर बहुमत प्राप्त हुई 1977 के इलेक्शन में। तो 1977 में जो है जनता पार्टी की सरकार बनी और उसकी समाप्ति का भी प्रभाव जो है भारतीय लोकतंत्र पर पड़ा। तो 1980 में पुनः इंदिरा गांधी का देश का प्रधानमंत्री बनना भारतीय लोकतंत्र की कार्यशैली का बढ़िया उदाहरण कहा जा सकता है। मतलब क्या, 1977 में जनता पार्टी तो आई लेकिन उसके बाद वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाई और 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार हमें देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर किसी से कहीं गलती हुई है तो उस गलती को सुधारा भी गया, ठीक है। उसके बाद होता है ना कि लोगों ने हमेशा जो है कहीं ना कहीं बदलाव किए अपनी सोच में, अपने वोट देने के तरीके में, अपने कैंडिडेट में, बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण है कि लोकतंत्र जो है बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। यहाँ पर हर किसी को मौका मिलता है अपनी गलतियों को सुधारने का, ठीक है। तो इसके जरिए ये चीज़ बताने की कोशिश की गई। अच्छा, उसके बाद एक और आंदोलन हो रहा है, चिपको आंदोलन। हाँ ठीक है, 1 मिनट। हाँ बच्चा, देखो अगर हम इन सभी आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जब आंदोलन जो हुए हैं तो ये सब डेमोक्रेसी के फ्लोर टेस्ट आप एक तरीके से देख सकते हो कि ये इन आंदोलनों के जरिए हमारे लोकतंत्र की कार्यशैली का हमेशा परीक्षण हुआ है कि वो कितने बेहतरीन तरीके से जो है एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन जो है वो अपने भारत देश को वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम चिपको आंदोलन की बात करें तो गाँव वालों ने वन विभाग से निवेदन किया कि खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए उन्हें अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। मतलब क्या है, ये उत्तराखंड में हुआ था, ये भी याद रखो, ठीक है। उत्तराखंड का है ये पार्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो गांव वाले हैं उन्होंने जो है एक तरीके से विनती की कि भैया जो अंगूर के पेड़ है ना उन्हें औजार बनाने के लिए चाहिए, तो वो उन पेड़ को काटना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि वन विभाग ने गांव वालों को पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी और जो खेल सामग्री के निर्माताओं ने गांव वालों से सरकार की यह मांग की कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्तियों को नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब यहाँ तक अगर आप इसको समझो कि वन विभाग ने गांव वालों को तो पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी, लेकिन जो बाहरी निर्माता थे जो कि खेल सामग्री का निर्माण करना चाहते थे इन लकड़ियों से, तो उन्हें ये अनुमति दे दी गई। तो ये बात लोगों को पसंद नहीं आई गाँव वालों को, जब भाई वो सीधे तौर पर बोल रहे थे ना कि ये अनुमति हमें दो, क्योंकि हम तो आराम से, क्योंकि हमारा ही गाँव है, हमारे ही पेड़ हैं, हम आराम से, हमें जितनी लकड़ियाँ काटनी होंगी, जितना हमें ज़रूरत होगी हम उतना ही काटेंगे। लेकिन अगर आप बाहर किसी को ठेका दे रहे हो लकड़ियों के काटने का तो वो एकदम अतिशयोक्ति कर देगा, ठीक है। वो तो अपने मतलब मन मुताबिक वो लकड़ियां काटता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उनकी स्पष्ट मांग यह थी कि स्थानीय निवासियों का जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर एकमात्र नियंत्रण होना चाहिए। मतलब क्या है, लोग सीधे तौर पर बोल रहे थे कि ये जो चीज़ें हैं, जो जल है, जो जंगल है और जो ज़मीन है, वो स्थानीय लोगों की ही होनी चाहिए, किसी बाहरी का उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस आंदोलन ने स्थानीय भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा उठाकर उसके लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की भी मांग की और इसी आंदोलन के जरिए हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं न्यूनतम मजदूरी का भी मुद्दा उठाया गया था। और उल्लेखनीय है कि चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। कैसे, कि हम देख रहे हैं, ये देख रहे हो, महिलाओं की आपको बहुत सक्रिय भूमिका देखने को मिली चिपको आंदोलन में। देखिए पेड़ से ही जाकर वो चिपक गए थे कि भैया पेड़ नहीं काटने देंगे, पेड़ को काटना है तो पहले हमको काटो। इसलिए ये आंदोलन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और आज भी इसके बारे में लोग जानते हैं, लोग पढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे को ही पता होता है, यहाँ पेड़ से जो लग कर जो है होता है ना, पेड़ के गले लगकर उन्होंने रोका कि नहीं भाई पेड़ मत काटो। ये इन आंदोलनों के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी पॉपुलर हुआ था। देन एक आंदोलन आता है दलित पैंथर्स का, ठीक है। अब दलित पैंथर नाम से समझ में आ रहा है कि दलितों के लिए रहा होगा। तो 1970 के दशक के प्रारंभ में भारतीय समाज के शिक्षित दलितों की प्रथम पीढ़ी ने विभिन्न मंचों से भारतीय संविधान में सन्निहित अपने अधिकारों एवं हकों की आवाज़ उठाई। मतलब क्या है कि जो संविधान में उनको हक प्रोवाइड किए गए थे, जो उनको राइट्स दिए गए थे, तो वो उनको उस हिसाब से नहीं मिल रहे थे, इसीलिए जो है उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ें उठाई, ठीक है। और शिक्षित दलित इस पीढ़ी में ज्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित थे। मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये जानो कि ये शिक्षित दलितों की पहल थी, ठीक है। जो पढ़े लिखे दलित थे, कहीं ना कहीं उन्हें अपने राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, उन्हें पता था कि हाँ उन संविधान में ये अधिकार उन्हें दिए गए हैं, तो उन्हीं अधिकारों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो शहर के जो झुग्गी बस्तियाँ थी ये वहाँ पर जो है पलकर बड़े हुए थे, ठीक है। वहाँ से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी। और इसी क्रम में महाराष्ट्र में दलित हितों की दावेदारी के लिए 1972 में
दलित युवाओं का एक संगठन बना जिसे दलित पैंथर्स कहा गया। तो इस संगठन का नाम क्या रखा गया है? दलित पैंथर्स इसका नाम रखा गया है। और भारतीय संविधान में छुआछूत की स्थिति की समाप्ति के बावजूद भारतीय समाज से छुआछूत जो है वो समाप्त नहीं हुआ था। मतलब क्या है, हमें पता है कि आर्टिकल 17 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, वो भारत में बैन कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो बता रहे हैं कि भैया भले ही वहाँ पर संविधान में बैन था, लेकिन एग्जैक्टली में ऐसा नहीं था, रियलिटी उससे कहीं अलग थी। और लोग भैया हम आज भी देखते हैं, या आज भी हमारे समाज में है, और आप भी ये मानते होंगे कि अगर आप बोले भाई अगर आप SC ST के एरिया से आप अगर कभी निकल कर जाते हो, या जनरली लोग होते हैं कि नहीं पसंद करते हैं कि हमसे नीची कास्ट के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो, या उनके घर का हम कुछ खाएं पिएं, या उनके घर का पानी पीना भी लोग जो है एक तरीके से मुनासिब नहीं समझते। ये आज भी है, आज भी हम देख रहे हैं कि कितना विकास देखने को मिल रहा है, कितनी पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, लोगों का दिमाग बढ़ रहा है, AI का ज़माना आ चुका है, लेकिन मानसिकता लोगों की आज भी वहीं अटकी हुई है जहां पहले थी। वो आज भी अपर क्लास और लोअर क्लास में बिलीव रखते हैं, वो आज भी जनरल OBC SC ST वाली कैटेगरी में बिलीव रखते हैं। तो मानसिकता आज भी वैसी ही है। ठीक है, तो 1960 और 70 के दशक में सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए विभिन्न अधिनियमों के बावजूद दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव तथा हिंसा का बर्ताव जारी रहा, जो मैंने जस्ट अभी बताया आपको। तो दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसे राजनीतिक दलों को दलित समर्थन कर रहे थे, लेकिन ऐसे दल भी जो है वो चुनावी राजनीति में कुछ नहीं कर पा रहे थे। मतलब क्या, कहीं ना कहीं जो है दलित जिन पार्टीज को भी सपोर्ट कर रहे थे, वो पार्टीज भी इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। ठीक है, आप देख सकते हो इनका लोगो वगैरह था दलित पैंथर्स का। ठीक है, नेक्स्ट, परिणाम स्वरूप 1989 में सरकार द्वारा एक व्यापक कानून के अंतर्गत दलितों पर अत्याचार करने वाले पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया। तो हम देख रहे हैं कि दंड का प्रावधान जो है वो 1989 में किया गया। 1989 में जो है दलितों के हितों में जो है बहुत सारे प्रावधान लाए गए। बाद में दलित पैंथर्स के वृहत विचारात्मक कार्यक्रम जो है अपनाए गए, जैसे कि जाति प्रथा उन्मूलन, की भैया जाति प्रथा अब ना मानी जाए। ठीक है, भूमिहीन गरीब किसानों की समस्याओं का भी निराकरण करना, और शहरों के औद्योगिक मजदूरों और दलितों की प्रतिदिन हो रहे शोषण की समाप्ति आदि। तो इन सारे प्रावधानों पर जो है कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया गया, कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए 1989 में, ताकि इन सारी समस्याओं को दूर किया जा सके, ताकि दलितों का भी अपलिफ्टमेंट कराया जा सके, उनका भी जीवन जो है वो बेहतर बनाया जा सके। तो इसके लिए ऐसा कुछ हुआ था। तो अच्छा, इस चीज़ से आपको ये सीखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हर वर्ग की आवाज़ जो है लोकतंत्र में उठाई जा सकती है और उठाई जा रही है। ठीक है, और हमेशा से उठाई गई है। लेकिन ये चीज़ कभी भी आपको डिक्टेटरशिप में देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप देखते होंगे कि आपको अमेरिका, चाइना, रशिया, कोरिया, ऐसे आपको देशों में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी कि वहाँ पर कोई किसान जो है वो अपनी आवाज़ जाकर उठा ले, कोई लेबर मजदूर जाकर अपनी बात मनवा ले सरकार से। ऐसा आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ भारत में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है, और जहाँ पर भी लोकतंत्र है वहाँ पर लोगों की आवाज़, हर वर्ग की आवाज़, हर समुदाय की आवाज़ जो है वो बेहतरीन तरीके से उठाई जाती है, और सरकार तक वो आवाज़ पहुँचती है, और सरकार कुछ ना कुछ ज़रूर उसके लिए करती भी है। और सरकार क्यों करती है भैया? क्योंकि वो कहीं ना कहीं बंधी हुई है, क्योंकि सरकार की शक्तियों का स्रोत ही लोग हैं, और अगर लोग ही उन्हें वोट नहीं देंगे तो कैसी सरकार, कौन सी सरकार? तो सरकार चाहे मन से चाहे बेमन से उसको लोक कल्याण तो करना ही होता है। इसलिए लोकतंत्र में आपको ये चीज़ हमेशा देखने को मिलेगी, और इसी को लेकर हमेशा भाई लोकतंत्र का टेस्ट लिया गया है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भले 100% नहीं, भले ही 100% नहीं, बट कभी 98%, कभी 99%, कभी 99.9% लोकतंत्र हमेशा खरा उतरा है। ठीक है, अब एक आता है हमारा भारतीय किसान यूनियन। अब देखो यहाँ पे किसानों की बात हो रही है, तो उल्लेखनीय यह है कि हरित क्रांति की नीति के अंतर्गत 1960 के अंतिम वर्षों से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को काफ़ी आर्थिक लाभ हुआ था। अब हमें पता है, और ये हम देखते हैं हरित क्रांति किसके द्वारा लाई गई है, तो MS स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई थी। इनका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, इनके द्वारा हरित क्रांति लाई गई थी। और इससे हमने देखा है कि चाहे पंजाब हरियाणा की बात करें या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर जो है किसानों का बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था। बहुत एक होता है ना कि प्रोडक्टिविटी, पैदावार बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। तो भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और, यहाँ हम कलर चेंज कर लें, जस्ट वेट,
हाँ, तो गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्यों में बढ़ोतरी करने, कृषि से संबंधित उत्पादों के अंतरजातीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को समाप्त करने, समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति करने और किसानों के बकाये कर्ज माफ करने तथा किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान करने की मांग की। अब आप सोच रहे हो कि इनकी जो है प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों के अंदर ये अब आ रहा है कि अब हम इतना अच्छा प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, इतना अच्छा हम भी काम कर रहे हैं, फसलें अच्छी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अगर कुछ मांगे हैं या हमारा अगर कुछ कंडीशन है तो कंडीशन भी हमारी बेहतर होनी चाहिए। अगर भैया प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है तो किसानों का जो जीवन है, जो उनकी कंडीशन है, जो उनकी लाइफ है, वो भी बेहतर होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी मांगे भी अपने सामने रखी हैं। वो मांगे कौन कौन सी हैं कि भैया अगर गन्ने और गेहूँ की जो सरकार जो खरीद करती है, ठीक है, एक तरीके से बोलो जो MSP प्रोवाइड करती है ना, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के टाइम पर होता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, तो इन सब पर जो है सरकार MSP रेट बताती है कि इतने रेट पर जो है वो किसानों से वो खरीदेगी। तो इस रेट में वो बढ़ोतरी चाह रहे थे, ठीक है। जो भी वहाँ पर कृषि से संबंधित जो उत्पाद है, तो अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो उसकी आवाजाही पर पाबंदी ना लगाई जाए और जो है समुचित दर पर जो है एक गारंटी युक्त जो है बिजली आपूर्ति टाइम टू टाइम उनको मिलनी चाहिए और किसानों के जो बकाया जो कर्ज हैं, ठीक है, वो भी माफ़ होने चाहिए और किसानों के लिए जो है वो पेंशन योजना भी लागू करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मांगों को लेकर जो है उन्होंने आवाज़ उठाई। किसने आवाज़ उठाई? भारतीय किसान यूनियन ने। और कर्ज माफ़ी को लेकर तो आप देखते हो कि हमेशा इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता है चुनाव के टाइम पे कि भैया ऐसे अपना जो मैनिफेस्टो लेकर आते हैं जो पार्टीज लोग, तो भैया उसमें साफ तौर पर लिखते हैं कि भैया किसानों के सारे कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे। बट क्या रियलिटी में ऐसा होता है वो आप खुद जानते हैं, ठीक है। वही महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने किसानों द्वारा संचालित आंदोलनों को शहरी औद्योगिक क्षेत्र के विरुद्ध ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संग्राम घोषित कर दिया। तो अब आप सोच रहे हो कि एक शेतकारी संगठन हुआ करता था महाराष्ट्र का, उन्होंने क्या किया कि जो आंदोलन हो रहे हैं, जो किसानों के आंदोलन हो रहे थे अपनी मांग को लेकर, तो उन्होंने थोड़ा सा इसका रुख बदल दिया, ठीक है। रुख कैसे बदल दिया कि उन्होंने कह दिया कि जो किसानों का आंदोलन है, अब भाई किसान जाहिर सी बात है कि भैया ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि ग्रामीण क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र के विरुद्ध एक आंदोलन हो गया। मतलब आप देख रहे हो कि ग्रामीण क्षेत्र का आंदोलन औद्योगिक क्षेत्र के विरुद्ध करार दे दिया गया इस शेतकारी संगठन के द्वारा। सरकार ने अपनी मांग मनवाने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने, ठीक है, रैली, धरना प्रदर्शन और जेल भरो अभियान जैसे कार्यक्रमों का भी सहारा लिया, ठीक है। मतलब क्या, इन्होंने अपनी मांग मनवाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें की भाई, रैलियाँ की, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि जेल भी गए ताकि अपनी मांगों को सरकार से जो है वो मनवाया जा सके। आप इनका लोगो देख सकते हैं, ठीक है। आपने ये लोगो देखा होगा जब हमारे यहाँ अभी किसान आंदोलन हुए थे वो 3 कृषि कानून को लेकर, तो इसको तो आप लोगों ने न्यूज़ पे हमेशा देखा रहा होगा, ठीक है। अब एक आता है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी एक तरीके से बोलें तो शायद ये एक शराब विरोधी आंदोलन हम इसको बोल सकते हैं, शराब के खिलाफ था। इस आंदोलन के जरिए महिलाएं जो है अपने आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग कर रही थी। यहाँ पर एक महिलाओं का आंदोलन हुआ था। इनका ये कहना था कि हमारे आसपास जो शराब की दुकानें हैं, जो मदिरा की दुकानें हैं, वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ का माहौल उसकी वजह से ख़राब हो रहा था, ठीक है। इनके जो हस्बैंड्स लोग थे तो उनका एक तरीके से इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इसकी बिक्री पर जो है वो पाबंदी लगानी चाहिए। वर्ष 1992 के सितंबर अक्टूबर माह में वहां की ग्रामीण महिलाएं शराब के विरुद्ध आंदोलन छेड़कर अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहती थी। तो ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ये याद रखना आप, ठीक है। और उल्लेखनीय यह है कि आंध्र प्रदेश में नेल्लौर जिले के एक दूर दराज गांव दुबरघंटा में 1990 के प्रारंभ में महिलाओं के बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया। मतलब क्या है, ये एक चीज और यहाँ पर हुई, वो क्या हुई कि हम देख रहे हैं आंध्र प्रदेश का एक नेल्लौर जिला था, ठीक है, नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर एक गांव था छोटा सा दुबरघंटा गांव, ठीक है। यहाँ पर क्या है, महिलाओं की साक्षरता के लिए अभियान चलाया गया कि महिलाएं जो है वो पढ़ा लिखा, मतलब पढ़ाई के लिए, ताकि वो पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो उनकी पढ़ाई के लिए यहाँ पर जो है वो अभियान चलाया गया था और परिणाम स्वरूप जिला के अन्य गाँवों की महिलाएं भी ताड़ी बिक्री के विरुद्ध आगे बढ़कर शराब की दुकानों को बंद करने के लिए सरकार पर दबाव डालने लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं अगर ज्ञान आता है ना तो ज्ञान के साथ ही विकास आता है, ठीक है। तो जब लोगों में उनके में महिलाओं ने पढ़ाई लिखाई शुरू की, ठीक है, अब वहाँ पे हम देख रहे हैं कि दुबरघंटा गांव में ये चीज़ें हो रही थी, तो आसपास के गांवों पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। और आसपास के गांव में भी हमने देखा कि ताड़ी विरोधी आंदोलन भी चलाए गए और शराब बिक्री पर जो है पाबंदी लगाने के लिए सरकार से बहुत ज़्यादा क्या है, एक तरीके सरकार पर बहुत ज़्यादा क्या है, दबाव डाला गया। आप देख सकते हैं इसे, ठीक है।
फिर क्या हुआ भैया कि बाद में ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बन गया, जिसका नारा क्या था कि ताड़ी की बिक्री बंद करो। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, कि भैया ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा क्या था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। इस साधारण नारे ने पूरे प्रदेश में सिर्फ महिलाओं के जीवन को ही प्रभावित नहीं किया, वरन इसे व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को देश के सामने रखकर लोकतांत्रिक सरकार की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मतलब क्या है कि अगर महिलाएं इतना बड़ा आंदोलन लीड कर रही हैं और कहीं ना कहीं वो भी शराबबंदी के लिए कि भैया मदिरा पान जो है, मदिरा की बिक्री जो है वो बंद होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो स्थानीय सरकार है, सरकार पर भी सवाल उठेंगे कि भैया आप देख रहे हो कि ऐसे इलाकों में अगर शराब की दुकानें हैं और आप सब कुछ जानते हुए अगर उन दुकानों को चलने दे रहे हो, तो इसका मतलब कि सरकार भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। तो सरकार की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी नज़र में नहीं है कि जो है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ पर उनका घर परिवार रह रहा है, वहाँ पर शराब की दुकानें कैसे बन सकती हैं। ठीक है, यही कारण था कि 1990 के दशक के दौरान महिला आंदोलन ने समान नागरिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर अपने लिए स्थानीय निकायों में अपना प्रतिनिधित्व जो है वो सुनिश्चित कराया। ठीक है, मतलब क्या है कि यहीं से हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि इसी के ज़रिए उन्होंने अभी तक देखो एक आंदोलन जो सिर्फ शराब बिक्री के खिलाफ था, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा महिलाएं जो है जागरूक हुई और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी यहाँ पर स्थानीय निकायों में बढ़ाने की जो है वहाँ पर अपना एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कराने की भी यहाँ पर मांग उठाई और उनकी मांग को यहाँ पर पूरा भी किया गया। ठीक है, अच्छा अब एक आता है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, जस्ट वेट बच्चा। अब क्या आ रहा है भैया, अब आ रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इस नर्मदा बचाओ आंदोलन, देखो ये मत सोचो कि मैम इतने सारे आंदोलन हमें पढ़ने पड़ रहे हैं, कोई ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ बच्चा कि ये सिर्फ आपके 10th लेवल के लिए नहीं बल्कि आपके कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सारे जो आंदोलन वगैरह हैं, अगर इन सारे आंदोलनों को अगर अभी से आपने पढ़ा हुआ है, अभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो आगे के लिए आपके बहुत ज़्यादा ये बेहतर रहेगा। तो अगर हम इसी सीरीज़ में देखते हैं हमारा जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, तो उल्लेखनीय है कि 1980 के बाद 8वें दशक के प्रारंभ में मध्य भारत में नर्मदा घाटी के विकास परियोजनाओं के तहत गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े बांध और 135 मझोले बांध और 300 छोटे बांध जो है वो बनाए जाने की यहाँ पर बात कही गई। मतलब क्या है कि जो नर्मदा नदी है, ठीक है, जो नर्मदा नदी है, ठीक है, और जो उसकी बहुत सारी क्या है सहायक नदियाँ हैं, जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वहाँ पर जो है बांध जो है बनाने की तरीके से प्रावधान लाया गया सरकार के द्वारा कि उसमें 30 बड़े बांध बनाए जाएंगे, 135 मझोले बांध मतलब मिडिल साइज के बांध बनाए जाएंगे और 300 जो है वो छोटे बांध बनाए जाएंगे। तो 1988-89 के दौरान विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने स्वयं को नर्मदा आंदोलन के रूप में गठित कर एक बड़े जनसंघर्ष का उदाहरण प्रस्तुत किया। अब आप सिंपल से सोच सकते हो कि इतनी नदियों में अगर इतने सारे बांध बनेंगे तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होगी, ठीक है, वहाँ का जो वन्य जीव होगा वो कितना ज़्यादा इससे इफेक्टेड हो जाएगा। जो लोग होंगे वहाँ उन्हें शिफ्ट कर जाना पड़ेगा, वहाँ की ज़मीन एक तरीके से ख़राब होगी, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो कितने पेड़ काट दिए जाएंगे, कितने जानवरों को वहाँ से हटा दिया जाएगा, वन और वन्य जीव दोनों जो है अस्त व्यस्त हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हो कि बांधों से बहुत ज़्यादा देखो फ़ायदा होता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्हीं नुकसानों को मद्देनज़र रखकर जो है इतना बड़ा जनसंघर्ष जो है वो स्टार्ट कर दिया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में। ठीक है, क्लियर हो गया ये आप देख सकते हो। ठीक है, इतने सारे लोग जो है बैठे हुए हैं कि भैया क्यों इतना बांध क्यों बनाया जा रहा है, अगर ना बनाया जाए तो ना चले, क्योंकि इतने लोग भाई उससे इफेक्टेड हो रहे थे। ठीक है, लोगों पर उनके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा था। अच्छा, एक और हमारा है सूचना के अधिकार का आंदोलन। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये एक एक्ट भी आता है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये 2005 का है। ठीक है, 2005 से हमको ये देखने को मिलता है। तो राजस्थान देखो कहाँ से शुरू हुआ है, ये ज़रूर याद रखना कि अगर तुम्हें इन सारे आंदोलनों के बारे में अगर पहले से पता है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आगे तुम्हारा बहुत बेटर रहने वाला है भाई। मैं तुम्हें ऑलरेडी बता दे रही हूँ कि ये एक होता है ना कि हमने 9, 10th, 11th, 12th में अगर हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और हमारा बेस मजबूत है ना, ठीक है, और अगर आप SST की बात कर रहे हो तो SST में अगर आपका 10th आपने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ, 11th, 12th आपने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है और आपका ये सारा बेस कंप्लीट है,
है, बहुत अच्छा है, तो आप समझ लो अगर आप यूपीएससी भी क्लियर करने जा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका बेस बहुत अच्छा है और उसके बेसिस पर आप बहुत आसानी से उसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए अपना बेस हमेशा मजबूत बनाने की कोशिश किया करो। तो हम बात करते हैं सूचना के अधिकार का आंदोलन। तो भाई अगर राजस्थान की बात करें तो एक छोटे से गांव से इस संबंध में निकली चिंगारी ने व्यापक रूप धारण करना जो है वो शुरू कर दिया। मतलब क्या है कि एक तरीके से एक छोटी सी चिंगारी निकली कि उन्हें जानकारी चाहिए थी, लोगों को जानकारी चाहिए थी। अब ये कहाँ से हुआ? राजस्थान से इसका शुरुआत हुई 1994 और उसके बाद 1996 में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। तो अब देखो लोगों को कहीं ना कहीं जानकारी चाहिए थी कि ऐसी चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1994 में 1996 में इसके लिए जन सुनवाई भी की गई, लोगों की बातें सुनी गई और 1996 में सूचना के अधिकार को लेकर दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया गया। ठीक है, क्योंकि अब भी मुद्दा ज़्यादा बढ़ गया था तो दिल्ली में जो है एक कमेटी का गठन किया गया इसके तहत। ठीक है, 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक पारित हुआ था। ठीक है, एक जो है बिल लाया गया था काहे का, राइट टू इंफॉर्मेशन का। ठीक है, और 2004 में जो है सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक को भारतीय संसद में जो है उपस्थित किया गया और जिसे जून में जो है क्या है राष्ट्रपति की स्वीकृति पाकर अधिनियम का रूप जो है धारण किया। ठीक है, क्लियर है, लेकिन लागू होता है 2005 से, ये याद रखना। ठीक है, स्टार्ट क्लियर है, एकदम बढ़िया, समझ में आ रहा भाई कि नहीं? एक बारी से बोल दो, ये तो नहीं लग रहा कि मैम बहुत बोरिंग सा लग रहा है, इतने सारे आंदोलन हमको पढ़ने पड़ रहे हैं। बेटा बहुत अच्छा है कि तुमको ये पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, जितना अच्छे तुमको ये पढ़ने को मिल रहा है उतने अच्छे से तुम इसको पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारे आगे बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है। अब बोरिंग, भाई बोरिंग क्यों लगेगा तुम्हें? तो अच्छा मतलब मज़ा आना चाहिए ना कि भाई संघर्ष हुआ था, लोगों ने आवाज़ उठाई थी, लोगों ने क्रांति की थी। ठीक है, एकदम आंदोलन खड़े हो गए थे। ठीक है, ऐसे लोग सड़क पर आ गए थे, इतने ज़्यादा मतलब तादाद में लोग हमें देखने को मिले, मास मूवमेंट हुआ, मास स्ट्रगल हुआ। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें सुन के ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो पढ़ने में तो और ज़्यादा मज़ा आना चाहिए। और वैसे भी तुम्हें अभी तो सुनना ही है, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको सिर्फ ध्यान से अपने कानों लगा के एकदम सुनो कि मैम क्या बोल रही हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम सुनते रहते हैं ना तो हमारे दिमाग में वो बहुत अच्छे से चीज़ें बैठ जाती हैं। ठीक है, और साथ में अगर आप उसे नोट करते चल रहे हो तो सोने पे सुहागा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने भारत की बात की कि भारत में किस तरीके से आंदोलन हुए और लोकतंत्र का कहाँ कहाँ पर टेस्ट लिया गया वो हमने देखा। थोड़ा सा अगर हम बात करें कि पड़ोसी देशों में जो है किस तरीके का हमें जनसंघर्ष देखने को मिला, किस तरीके के हमें आंदोलन देखने को मिले, तो थोड़ा सा हम वहाँ का भी देख लेते हैं कि भैया चलो ठीक है अपना तो समझ लिया, अब बाहर वालों का भी देख लें कि कैसा वो काम कर रहे थे। तो अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल में हमें किस तरीके से लोकतांत्रिक आंदोलन देखने को मिला, लोकतंत्र के लिए आंदोलन देखने को मिला। तो देखो वहां के राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया था, वहां पर जो है मोनार्की चल रही थी, बोले तो क्या राजतंत्र। ठीक है, क्या है नेपाल में क्या है राजतंत्र चल रहा था और वहां पर जो है लोकतंत्र को जो है वो समाप्त कर दिया गया था। तो वहां का राजा जो है औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान तो बना रहा, लेकिन 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपाध्यक्ष ही नहीं किया वरना जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भी भंग कर दिया। मतलब क्या है, ऐसा होता था वहां पे कि राजा है, राजा बना रहेगा और साथ में प्रधानमंत्री भी होता था, सरकार भी चलती, दोनों चीज़ वहाँ चलता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 2005 में ऐसा हुआ कि जो राजा ज्ञानेंद्र थे उन्होंने क्या किया, जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त के, उन्होंने प्रधानमंत्री को और अपने पद से हटा दिया और जो सरकार चल रही थी उस सरकार को भी उन्होंने भंग कर दिया। तो अब क्या हुआ, परिणाम स्वरूप अप्रैल 2006 में, तो अब उसके रिजल्ट के तौर पर क्या हुआ, 2006 में वहाँ जो आंदोलन खड़ा हुआ उसका एकमात्र उद्देश्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर जनता के हाथ में सौंपना था। मतलब क्या है कि अब आप देख रहे हो कि राजा ने अपना मनमर्जी की जो सरकार चल रही थी, एक तरीके से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट चल रही थी उसको उन्होंने भंग कर दिया, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे हटा दिया। तो अब लोगों का आक्रोश तो देखने को मिलेगा। तो वहाँ खड़ा हुआ एक बहुत बड़ा आंदोलन और वो आंदोलन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि राजा के हाथ से सारी शक्तियों को छीनकर जनता के हाथ में सौंपना। ठीक है, तो ये वहाँ का था। अच्छा एक और था बोलीविया में जनसंघर्ष। बोलीविया में जनसंघर्ष हुआ था पानी को लेकर। ठीक है, पानी को लेकर कैसे हुआ था कि विश्व बैंक ने जब वहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला, तब सरकार ने कोचबंबा शहर में जलापूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को सौंप दिया, जिसने पानी की कीमत में 4 गुना जो है वह वृद्धि कर दी। मतलब क्या है
एक यहाँ पर ये हो गया था कि विश्व बैंक, बोलो तो तुम्हारा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा, मतलब बोलीविया में, कि जो वहाँ की नगर पालिका जो पानी की आपूर्ति कर रही थी वहाँ पे ना, पानी की अवेलेबिलिटी वहाँ पे कर रही थी, पानी वानी पहुँचा रही थी, तो नगर पालिका का काम होता है सिंपल सा, हमने ये दूसरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि नगर पालिका का क्या क्या काम होता है, तो जलापूर्ति करने का भी उनका काम था। तो विश्व बैंक ने ये कहा कि भैया जो बोलीविया में नगर पालिका वगैरह जो चल रही हैं वो अब ये काम नहीं करेंगी, ठीक है। उनसे जो है एक तरीके से कहा गया कि वो अपना नियंत्रण जो है वो छोड़ दें, ये वो अपना काम ये छोड़ दें, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे थे। तब क्या है, सरकार ने क्या किया कि कोचबम्बा शहर, ठीक है, बोलीविया का एक शहर था कोचबम्बा, वहाँ पर सरकार ने ये किया कि जो नगर पालिका काम कर रही थी अभी तक जलापूर्ति करने का, वो काम उससे छीन लिया, और ये काम किसको दे दिया गया, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को, बोले तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब आप सोच सकते हो, जब सरकार कोई काम करती है तो वो लोक कल्याण में काम होता है, लेकिन अगर कोई बाहरी कंपनी अगर काम करेगी तो वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती है। कंपनी हमेशा प्रॉफिट देखती है, वो लोक कल्याण के बारे में कभी नहीं सोचती, ठीक है। यही फ़र्क होता है पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप में। तो यहाँ पर क्या है, पब्लिक ओनरशिप से छीन कर प्राइवेट ओनरशिप को सौंप दिया गया, बोले तो एमएनसीज को यहाँ पर सौंप दिया गया, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथ में जो है ये शक्ति दे दी गई। तो अब उन्होंने क्या किया, उनको चाहिए था प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए जो है भाई 4 गुना जो है वृद्धि कर दी, बोले तो 4 टाइम्स, ठीक है। पानी का जो टैक्स था, वाटर टैक्स, उसको 4 गुना बढ़ा दिया गया, किसके द्वारा, उस बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा। तो अब सरकार और वहां के श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच अनेक बार संघर्ष हुए। तो अब भाई लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे, क्या लोग भाई 4 गुना अधिक टैक्स दे पाएंगे, नहीं। अब वहां पर हुआ संघर्ष शुरू। तो जब इतना सारा संघर्ष हुआ, लेकिन अंततः जनता की मांग के आगे सरकार को झुकना पड़ा, जैसा कि झुकना पड़ता है, ठीक है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा, और शहर को आंदोलनकारियों की सारी बातें भी माननी पड़ी। तो आप ये वहां पे देख सकते हैं, इस तरीके से सोच रहे हो कि जन संघर्ष कभी होता है ना तो सरकार को झुकना ही पड़ता है। भाई इतने बड़े आंदोलन के सामने सरकार क्या करेगी, सारी शक्तियां सिर्फ जनता के हाथ में होती है। जनता चाहे तो सरकार बना सकती है, जनता चाहे तो सरकार गिरा सकती है, सब कुछ जनता के हाथ में होता है, ठीक है। तो इसी तरीके हम देखते हैं बांग्लादेश में। अब तुम्हें पता है कि बांग्लादेश कब बना है, 1971 में बना है, ठीक है, 1971 में बना है। भाई बहुत भयंकर यहाँ पर जो है युद्ध हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और उसी के बाद हमें जो है बांग्लादेश का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो 1975 में क्या होता है, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, जो वहाँ पे लीड कर रहे हैं, तो वहाँ के संविधान में संशोधन लगाकर संसदीय शासन के स्थान पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली को मान्यता दिलाई, और वहाँ जो है आवामी लीग पार्टी को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दलों को जो है समाप्त कर दिया गया। अब देख लो 1971 में सत्ता इनके हाथ में आई, तो अब 1975 में इन्हें हटना चाहिए, वही 5 साल का होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि आवामी लीग पार्टी से ये बिलोंग करते थे, इनकी पार्टी का नाम था आवामी लीग पार्टी, और आपको पता है शेख हसीना, ठीक है, वो भी इसी पार्टी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। जो इनके बारे में हमने देखा कि आई थिंक लगातार 5वीं या 6ठी बार जो प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन हमने देखा बांग्लादेश में इतना ज़्यादा देखने को मिला जो भी वहाँ पर, अब हम उसे जनसंघर्ष बोलें या जनसंघर्ष तो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत अजीब सी चीज़ हुई थी जिसका हम पता नहीं, हम शायद सही नाम नहीं दे पाएंगे, जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था। तो अब फिर उसके बाद तो उन्हें वहाँ से छोड़कर भागना ही पड़ा, तो वो अलग मैटर है, पढ़ना उसके बारे में। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ हुई थी, जब एक होता है ना कि पूरा अखबार, पूरा टीवी, सब कुछ उसी से भरा हुआ था कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हमें देखने को मिला, बहुत अजीब सी चीज़ें थी, ठीक है। तो आवामी लीग पार्टी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिससे शेख हसीना भी बिलोंग करती हैं, तो मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, तो उस पार्टी को छोड़कर बाकी सारी पार्टियों को जो है हटा दिया गया, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया। अगस्त 1975 में सेना ने उनके विरुद्ध बगावत कर दी और वे मारे गए। अब क्या है कि भैया सेना ने बगावत कर दी और शेख मुजीबुर रहमान जो है उसी बगावत में वो मारे गए, ठीक है। तब से लेकर दिसंबर 2008 तक वहाँ लोकतंत्र की बहाली संबंधी जनसंघर्ष एवं आंदोलन जो है वो चलते रहे। मतलब क्या है कि आप सोच रहे हो, जब जो है सेना ने बगावत की और शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, जो आवामी लीग पार्टी के नेता थे, ठीक है, और
मार दिया गया भाई उन्हें। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2008 तक हम देखते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र को वापस से लाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है एक मास स्ट्रगल देखने को मिला, मास मूवमेंट देखने को हमें मिला। देन 19 दिसंबर 2008 को बांग्लादेश में आम चुनाव हुए। उसके बाद आम चुनाव होते हैं, ठीक है। सोचो 1975 के बाद 2008 में जाकर यहाँ पर आम चुनाव देखने को मिल रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग के नेतृत्व वाले गठबंधन को संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली, ठीक है। और वहाँ अब लोकतंत्र की हसीन सुबह का खुशनुमा एहसास जो है वो लोग करने लगे हैं। और अब क्या हो रहा है वो आप जानते ही हैं, तो इतना ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं इसके बारे में, इसको हम यहीं छोड़ते हैं। अब देखते हैं भाई श्रीलंका में। अभी इसके पहले बांग्लादेश से पहले हमने श्रीलंका में भी बहुत बड़ा बवाल देखा हुआ है। वहाँ के भी जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन्हें सब छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। और 1948 में भाई स्वतंत्रता इनको मिली थी और हमने देखा हुआ है, आई थिंक हमने पहले चैप्टर में श्रीलंका की पूरी कहानी पढ़ी हुई है कि कैसे 1956 में जो है ये बहुसंख्यकवाद का कॉन्सेप्ट ले आते हैं, ठीक है। कैसे जो है बहुसंख्यक वाद का ये कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि भैया जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं केवल उन्हीं का डोमिनेंस रहेगा। तो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग और तमिल भाषा बोलने वाले लोग के बीच में हमेशा से यहाँ पर संघर्ष देखने को मिला और तब से लेकर आज तक वहाँ जो है लोकतंत्र स्थापित है। फिर भी श्रीलंका एक गंभीर जातीय समस्या का शिकार बना हुआ है और उसका रिजल्ट हमने देखा भी हुआ है कि कितना बड़ा बवाल हमें श्रीलंका में देखने को मिला था, ठीक है। अब अगर हम बात करें राजनीतिक दल का अर्थ, अब थोड़ा सा अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ठीक है। किसकी हम बात कर रहे हैं बेटा? पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। जस्ट वेट। तो हम बात करने जा रहे हैं किसकी? पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है? आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज़ से आप बहुत ज़्यादा परिचित होंगे कि भैया क्या होती है। हमारी जो, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लें, चाहे बीजेपी की बात कर लें, जेडीयू है और आरजेडी है, शिवसेना है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं। तो आप तो एकदम जानते होंगे कि भाई जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा वो तो क्या पूरी व्याख्या बता दे अभी कि भैया मैम पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। फिर भी हम बता दे रहे हैं कि व्यक्तियों का समूह है, जब एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित होता है तो उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना होता है। या अगर हम सिंपल सा ये बात करें, अगर हम परिभाषा की बात करें कि राजनीतिक दल की परिभाषा क्या होती है मैम, तो परिभाषा ये होगी कि एक समूह, लोगों का समूह जो चुनाव कमिट करता है, ठीक है, जो बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाता है, ठीक है, जो कंपटीशन क्रिएट करता है, जो प्रतिस्पर्धा क्रिएट करता है, ठीक है, जो लोकतंत्र को बनाए रखने में मदद करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी संगठन को, उसी समूह को हम क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल बोलते हैं। और आपको पता हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा राजनीतिक दल हैं। यहाँ पे लोग थोड़ा बहुत भी ग्रुप बनता है तो नई पार्टी खड़ी हो जाती है, ये हमेशा होता रहता है। यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ हैं। और अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन में इतनी सारी पार्टीज़ हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनकी हम गिनती ही नहीं करना चाहते, उनको छोड़ो अभी। तो हमारे इंडिया क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या होता है? यहाँ है मल्टी पार्टी सिस्टम। भाई बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। अब गिनती क्या ही करोगे भाई? जितनी रजिस्टर्ड उनकी तो गिनती कर लोगे, जितनी रजिस्टर्ड नहीं है उनकी गिनती आप कहाँ से करोगे? अच्छा, राजनीतिक दलों के कार्य, ठीक है, कि कैसे कैसे वो कार्य करते हैं। तो जैसे कि अभी हम सारा चीज़ें हम बात कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों के कार्य कौन कौन से होते हैं। अभी जस्ट हमने देखा हुआ है कि राजनीतिक दल एग्जैक्टली में क्या होता है। समूह होता है, लोगों का समूह होता है जो मिलजुल कर क्या है, इलेक्शन कंटेस्ट करता है, सरकार बनाता है वगैरह, ये सारी उनकी अलग अलग चीज़ें हैं। बट एग्जैक्टली वो कौन कौन सा काम करते हैं वो हम यहाँ पर इसे देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनके काम की बात करें, मेन कार्यों की बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं बट जैसे हमारा मेन काम क्या है, जैसे नीतियाँ तथा कार्यक्रम को तय करना बोले तो इनका मेन काम हम देखते हैं कि पॉलिसीज बनाना, ठीक है। भाई अगर सरकार बनती है तो हम देखते हैं कि यही सारे जो संसद में बैठ के कानून बनाते हैं, पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं। और अगर हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर देखें तो पार्टी के अंदर भी क्या काम करना है, कैसे काम करना है, लोगों तक अपनी बातें कैसे पहुंचानी है, किस चीज को मुद्दा बनाना है, तो ये सारी पॉलिसीज जो है वो यही बैठकर सारा वो फ्रेम करते हैं। देन शासन का संचालन, जब वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जब वो सरकार बनाते हैं तब शासन करते हैं, ठीक है। चुनाव का संचालन कि भैया चुनाव भी करते हैं, ठीक है, चुनाव कंटेस्ट करेंगे तभी वो सरकार बना पाएंगे। नेक्स्ट लोकमत का निर्माण कि भैया कौन सी चीज को हमें मुद्दा बनाना है, इस चीज को भी कौन यहाँ पर सेट करता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल हैं, ठीक है, कि कौन सी चीज को हमें यहाँ पर मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। सरकार एवं जनता के बीच जो है मध्यस्थ का कार्य करते हैं कि भैया एक तरफ सरकार है, एक तरफ जनता है, तो जनता की आवाज
आवाज जो है इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए ही सरकार तक पहुंचती है, तो एक मीडिएटर का काम ही करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, दलीय कार कि भैया जो भी उनका एक दल है तो फिर दल के बहुत सारे काम होते हैं कि कौन सा भाई जितने उसके समर्थक हैं, कितने जो एक्टिविस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और कौन कौन सी पॉलिसीज के तहत काम करना है, क्या रूल रेगुलेशंस है, तो वो सारा वो यहाँ पर काम करते हैं। बहुत सारे गैर राजनीतिक कार्य भी होते हैं जो वो करते हैं। तो मेन हमारे ये सारे काम है, बट इसके अलावा भी हम बहुत सारे काम देखते हैं और सबसे मेन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक आवाज बनते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एक जरिया बनते हैं, एक माध्यम बनते हैं लोगों की आवाज जो है सरकार तक पहुंचाने का। अगर सरकार कुछ लोक कल्याण करना चाहती है तो कहीं ना कहीं वो बातें, वो पॉलिसीज कैसे बनानी है, किसके लिए बनानी है, क्यों बनानी है, तो ये सारी बातें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के थ्रू ही जो है पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भैया राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता एवं लोकमत के सशक्तिकरण जो है और उनके प्रभाव किस तरीके के हैं, तो दुनिया में जो है दलीय व्यवस्था के 3 रूप तुमको देखने को मिलेंगे। अब मेन 3 ही रूप देखने को मिलते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर हम मेन 3 रूपों की बात करें, एक हमारा क्या है, एक दलीय व्यवस्था बोले तो वन पार्टी सिस्टम। अच्छा, वन पार्टी सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम लिख लेते हैं क्या है कि वन पार्टी सिस्टम मतलब ऐसा हम सिस्टम देख लेते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही पार्टी का जो है प्रचलन है, एक ही पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है और वही चुनाव लड़ेगी तो जाहिर सी बात है वही पार्टी चुनाव जीतेगी। और अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो चाइना, ठीक है, चाइना में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो है कम्युनिस्ट पार्टी देखने को मिलती है, ठीक है, सिर्फ क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, या वो तुमको चाइना में देखने को मिलती है और वही भाई इलेक्शन लड़ती है, वही तुम जीतती है। और अगर हम द्विदलीय व्यवस्था की बात करें बोले तो 2 पार्टी सिस्टम, ठीक है, ऐसा व्यवस्था, ऐसी दलीय व्यवस्था जहां पर तुम्हें 2 पार्टीज देखने को मिलती है और इन्हीं 2 पार्टीज के बीच में जो है इलेक्शन होता है, चुनाव होता है और इन्हीं में से एक पार्टी जो है जीतती है और यही अल्टरनेट जो है होता रहता है। तो सिर्फ दो पार्टी की यहाँ पर बात हो रही है और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है अमेरिका, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चा, अमेरिका। अमेरिका में तुम्हें 2 ही पार्टी देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें बहुदलीय व्यवस्था, अच्छा बहुदलीय व्यवस्था बोले तो मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब एक नहीं, 2 नहीं, अनगिनत, अरे हम अनगिनत भी नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत सारी पार्टीज। अनगिनत वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी रजिस्टर्ड पार्टी है उनकी हम गिनती कर सकते हैं, बट जो हमारी अनरजिस्टर्ड पार्टी है, जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, वो बहुत सारी पार्टीज हैं, तो इसलिए अनगिनत भाई जाहिर सी बात है हम ऐसा बोल देते हैं। बट बहुदलीय व्यवस्था बोले तो मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज होती हैं और इसका मेन एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल क्या है भैया, हमारा देश इंडिया, ठीक है। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है पार्टी सिस्टम का, ठीक है। अच्छा, राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में कैसा योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या वो करते हैं, वैसे उनके कार्य हमने ऑलरेडी देख रखे हैं। तो राष्ट्रीय विकास के लिए राज्य एवं समाज में एकता स्थापित होना आवश्यक है। तो भैया एकता को स्थापित करने का काम इनका होता है कि भैया अगर हम बात करें चाहे राज्य की चाहे समाज की, और वहां पर विकास होना, किस तरीके से जो है एकता स्थापित होना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखा जाता है, या हम बोलें कि इसमें योगदान देखने को मिलता है किसका, राजनीतिक दलों का, ठीक है। इसके लिए राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, देखो यहाँ पर लोग सरकार भले ना ज्यादा समझते हो लेकिन पार्टी बहुत अच्छे समझते हैं, ठीक है। भले हम देखते हैं कि ज्यादा लोग, कोई अगर पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं है, आप किसी गांव में भी जाकर अगर आप पूछोगे कि क्या तुम बीजेपी को जानते हो, क्या तुम कांग्रेस को जानते हो, तो बच्चे को पता है कि कांग्रेस क्या है और बीजेपी क्या है, ये पार्टीज हैं, ठीक है। पार्टीज से लोग जो ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं, ज्यादा उनसे रूबरू रहते हैं, ठीक है। उन्हें पॉलिसीज या फ्रेमवर्क से इतना मैटर नहीं करता, इतना उन्हें मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें पार्टीज के बारे में हमेशा नॉलेज होती है क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टीज हमेशा ग्राउंडेड होती हैं, ठीक है। एक छोटे से छोटे बच्चे की पहुंच में होती हैं पार्टीज, और वहीं जो है वहां से वो आवाज लेकर जाती हैं सरकार तक, वहां से वो लोगों की आवाज पहुंचाती हैं सरकार तक। इसीलिए हम कहते हैं कहीं ना कहीं एक मीडिएटर का काम करती हैं, ठीक है, मध्यस्थता का यहाँ पर काम करती हैं, एक माध्यम का यहाँ पर काम करती हैं, ठीक है। ये प्रतिनिधि किसी तरह के विवाद उत्पन्न होने पर तुरंत समाधान कर लेते हैं जिससे राज्य में एकता कायम रहती है। भाई जाहिर सी बात है कि हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। अब वो कैसा काम करते हैं, मान लो अगर कहीं पे विवाद भी हो रहा है तो एक होता है, अगर स्थानीय लेवल की भी सरकार है तो अगर स्थानीय लेवल पर कोई विवाद है तो उसे वहीं पर वो सॉर्ट आउट कर देगा, ठीक है, वहीं पर वो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एकता वहां पर मेंटेन रहती है, कहीं ना कहीं वो अखंडता वहां पर मेंटेन रहती है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय विकास के लिए
सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियां एवं लोकतांत्रिक देशों में इस तरह की नीतियां एवं कार्यक्रम का विधानमंडल से पास होना आवश्यक होता है। हाँ, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी अगर नीति बन रही है, ठीक है, कोई भी अगर रूल बन रहा है, कोई भी रेगुलेशन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो विधानमंडल से पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम केंद्र स्तर की बात करें तो कहीं ना कहीं क्या है, लोकसभा और राज्यसभा से पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर वो कानून बनता है। ठीक है, तभी जाकर वो कानून बनेगा, अपने आप नहीं बन जाएगा। ठीक है, लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, देन उसमें जो है राष्ट्रपति की सहमति होगी, उसके बाद ही ये जो है कोई भी बिल जो है वो एक्ट बनता है, कोई भी विधेयक जो है वो कानून बनता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा, राजनीतिक दलों के लिए बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं, जाहिर सी बात है, अगर उनके पास कार्य है तो फिर उन कार्य करने में जो है बहुत सारी चुनौतियां आती भी होंगी कि भैया आंतरिक लोकतंत्र की कमी। आंतरिक लोकतंत्र की कमी का मतलब होता है कि पार्टी के अंदर जो है लोकतंत्र बहुत कम देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कि भैया एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल है, अब यहाँ के जो ऊपर ऊपर के नेता होंगे ना, जो बड़े बड़े नेता होंगे भैया, जो अमीर और शक्तिशाली, जो पावरफुल लीडर्स होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके हाथ में ही पार्टी की कमान देखने को मिलती है। और बाकी भी अगर वहां पर लोग हैं और बाकी मेंबर्स हैं और बाकी जो समर्थक हैं, तो कहीं ना कहीं उनके विचार जो है वो नहीं लिए जाते, ऐसा होता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि लोकतंत्र की कमी होना। लोकतंत्र हमको पता है कि भैया सबका मत होना जरूरी है, ठीक है, सबके लिए काम होना चाहिए, लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े नेता हैं, सारी की सारी कमान, सारा का सारा जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में ही देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, नेतृत्व का भी संकट होता है कि भैया कौन नेतृत्व करेगा, और इसके लिए बहुत ज्यादा घमासान भी हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। ठीक है, वंशवाद देखने को मिलता है कि भैया अगर कोई एक बंदा लीड कर रहा है तो उसके बाद उसके पप्पा ने, मतलब उसके सॉरी उनके, मान लो कि भैया पप्पा लीड कर रहे हैं तो उसके बाद उनके बेटा लीड करेंगे, फिर उसका बेटा लीड करेगा। तो ये वाला वंशवाद जो है काफी देखने को मिलता है कि भैया एक ही परिवार के जो है सदस्यों का कब्जा देखने को मिलता है जो है सत्ता में या पार्टी में। ठीक है, अच्छा, काले धन और अपराधियों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। एक होता है ना, देखो पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा बहुत होना चाहिए क्योंकि उन्हें प्रचार प्रसार में पैसा बहुत लगता है। तो यहीं पर देखते हैं काले धन का भी कॉन्सेप्ट हो जाता है कि भैया ब्लैक मनी यूज करने लगते हैं। ठीक है, और अपराधी भैया एक होता है ना कि जिनके पास ज्यादा पैसा है, अब भले वो अपराधी हैं, भले वो क्रिमिनल है, भले उनपे जो है दसियों जो है केस दर्ज हैं उनके नाम पर, भले वो जेल में भी बैठे हुए हैं, बट फिर भी पार्टीज उनका सपोर्ट करती हैं। क्यों सपोर्ट करती? कहीं ना कहीं वो फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों में जो है उनकी कोई पहचान है, कहीं ना कहीं एक चांस है कि हाँ वो चुनाव जीत सकते हैं, उनको मुद्दा बनाकर वो चुनाव जीत सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के जरिए हम देखते हैं कि भैया अपराधियों का भी साया मंडराता रहता है, बाकी काला धन भी जो है देखने को मिलता है, और सिद्धांतहीनता की भी स्थिति कई बार होता है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी देखने को मिलती हैं जो बन तो जाती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज बन तो जाती है, लेकिन उनके पास कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उनके पास कोई ऐसा मतलब एक होता है ना कि दिशाहीन, कि भैया हमें क्या करना है हमें पता ही नहीं है, ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं। देन अवसरवादी गठबंधन, भाई ये बहुत चीज होता है, ये हमेशा होता है। हम देखते हैं अभी रिसेंटली आपने चुनाव में भी देखा होगा कि पूरा का पूरा विपक्षी दल एक साथ आ गया था, देखा होगा इंडिया वाला जो गठबंधन हुआ था। तो ऐसा होता है ना कि कई बार होता है कि हम एक चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, अगले चुनाव में देखोगे तो साथ आ जाते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ये अवसर के हिसाब से गठबंधन देखने को मिलते हैं। बाकी इसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे समझते होंगे। ठीक है, अच्छा, राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के उपाय, कुछ ऐसे उपाय भी हैं कि अगर हम उनको ऐसा करें या उन उपायों को लागू करें तो शायद इन कठिनाइयों से दूरी हो सकती है, शायद इन कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। जैसे कि भैया दल बदल कानून जो है वो लागू होना चाहिए। अच्छा, दल बदल कानून क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ तुम्हें देखने को मिलेगा शेड्यूल 10 में। ठीक है, कब देखने को मिलेगा ये? कहाँ पर? 10th शेड्यूल में देखने को मिलेगा। इसके बारे में पढ़ना कि दल बदलू कानून क्या होता है। मतलब ये है कि सीधे तौर पर अगर आप अपनी पार्टी छोड़कर गए तो आपको अपनी सीट भी छोड़नी पड़ती है, आपको अपना पद भी छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो दल बदलू कानून की भी कहीं ना कहीं जरूरत है। और न्यायपालिका के आदेश का भैया पालन होना चाहिए कि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया, एक बार अगर हाई कोर्ट ने कुछ कह दिया है, कुछ ऐसा कानून ला दिया है, तो उसका पालन भी होना चाहिए। और राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। आई थिंक ये सबसे बड़ा पॉइंट है,
मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा पॉइंट है, पर्सनली मेरा ओपिनियन है ये कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर पार्टीज के अंदर अगर लोकतंत्र एक बारी से मजबूत हो गया ना, तो आई थिंक हमारे देश का लोकतंत्र और ज्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, बहुत सारी हमारे पास पार्टीज हैं तो पार्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका, अब देखो इन पार्टीज में आपको मेन फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना कि मैम रटना है क्या, ये करना ना, मैं पार्टीज के बारे में बता रही हूँ, ध्यान लगा के सुनो केवल बस। ठीक है, बहुत सारे हमें यहाँ पे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। पार्टीज का नाम सुनो, पार्टीज के लीडर्स को इमेजिन करो, जो मैं फैक्ट बता रही हूँ उसको ध्यान लगा के सुनते रहो, कान लगा के सुनते रहो, और इस पार्टी को इमेजिन करो कि अभी तक तुमने इन पार्टीज के बारे में क्या क्या सुना है, इनके लीडर्स क्या क्या करते हैं, देन तुम्हें खुद इंटरेस्ट आएगा और तुम इंटरेस्टिंग के साथ, पूरे इंटरटेनमेंट के साथ इन पार्टीज के बारे में पढ़ पाओगे। तो भैया सिंपल सी बात है, आईएनसी की हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1885 में, सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है। ठीक है, 1885 में हुआ था। कांग्रेस पार्टी में कई बार हमें विभाजन भी देखने को मिला था। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों की उन्नति करना तथा शांतिमय और संवैधानिक उपायों से भारत में समाजवादी राज्य कायम करना और संसदीय जनतंत्र पर आधारित होना है। मतलब एक तरीके से लोक कल्याण वाली पार्टी तुम्हें देखने को मिल रही है, जिससे अवसर और राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की समानता हो, तथा जिसका लक्ष्य जो है वो विश्व बंधुत्व हो। मतलब क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, कि भैया पूरा का पूरा विश्व क्या है, एक परिवार है। इसी ऑब्जेक्टिव पर ये पार्टी चलती है। और कांग्रेस जो है एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, बोले तो एक सेकुलर पार्टी है। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर धर्म को ये सपोर्ट नहीं करते हैं, ये एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी इसको बोला जाता है। अन्य विश्व के पुराने राजनीतिक दलों में से एक है, बोला है भाई भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। और इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 1971 तक और 1980 से 1989 तक जो है इन्होंने देश पर शासन किया है। काफी लंबे समय तक जो है कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है हमारे भारत देश पर। और 2004 से जो है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, उनके बाद इनका जो है 2004 से एक गठबंधन देखने को मिलता है। उस गठबंधन का नाम है यूपीए, बोले तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, बोले तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ठीक है, और इन्होंने बनाकर यह देश पर जो है वो शासन कर रहा है। अब तो नहीं है। ठीक है, 2004 के बाद की यहाँ पर बात की गई है। इनका लोगो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ठीक है, डन। अब देखो भारतीय जनता पार्टी, अब किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी बनी थी कब, 1980 में बनी थी। ठीक है, और ये भारतीय जनसंघ के स्थान पर बनी थी। इसके पहले एक पार्टी थी भारतीय जनसंघ, तो जनसंघ के स्थान पर जो है भारतीय जनता पार्टी बनाई गई थी 1980 में। ठीक है, उसके बाद उनका गठन हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया था। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष इसको बनाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया गया था। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य लक्ष्य क्या है, भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर आधुनिक भारत का निर्माण करना। और इसी सीरीज में आप देख रहे हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जनसंघ के मैनिफेस्टो में हमें देखने को मिलती थी। ये थोड़ा सा पुरानी चीजें हैं, यहाँ पुरानी क्या बोले, जनसंघ की पार्टी की बात है। ठीक है, कभी आप जनसंघ के बारे में पढ़ना कि क्या क्या मतलब उनका मैनिफेस्टो था, क्या क्या वो लोग चाहते थे। ठीक है, तो इनके बारे में जब आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो यहाँ पर अभी जो 370 हटा था। ठीक है, आर्टिकल 370 वाला जो मैटर था, कश्मीर वाला जो मैटर था हमारा, और आई थिंक राम मंदिर वाला जो मैटर था। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना हमें ऑलरेडी जनसंघ के मैनिफेस्टो में देखने को मिलती थी। कहीं ना कहीं ये पहले से था कि हाँ ये चीजें हमें करनी है, हमें अपनी प्राचीन संस्कृति को बचाना है। तो उसी सीरीज में जो है जब बीजेपी आती है तो ये सारा काम जो है उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है तथा सामान्य नागरिक संहिता, अच्छा हाँ, इस पर जो है काफी ज्यादा जो है बातें चल रही हैं, यूसीसी वाला। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अब देखो कब ये देखने को आपको मिलता है, बहुत सारे स्टेट में जो है ये लागू भी हो चुका है। ठीक है, और इसको लागू करने के पक्षधर हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के खिलाफ है और इसी के तहत जो है इन्होंने 370 को हटा भी दिया था। ठीक है, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, अब इनके गठबंधन को हम क्या बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बोले तो एनडीए। और 1998 में सत्ता में आई और 2004 तक जो है देश पर शासन किया। 2004 के बाद जो है वो यूपीए का शासन देखने को मिला, बोले तो कांग्रेस का शासन देखने को मिला था। ठीक है, इन पार्टीज के बारे में खाली इसको इमेजिन करो, मजे के साथ, एकदम इंटरेस्टिंग के साथ, एकदम से बढ़िया सा सुनते रहो बस केवल। ठीक है, अपने आप तुम्हें मजा आएगा। अच्छा, एक और हमारी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बोले तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीएम। ठीक है, तो सीपीएम भाई
सॉरी हाँ सीपीआई है, ठीक है, भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब इसकी स्थापना हुई थी कब भैया, 1925 में, ठीक है। और एस.ए. डांगे, ठीक है, इनके प्रयत्नों से हुई थी। इनका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है, कि किनके थ्रू जो है इस पार्टी का बनाया गया, उसका जो गठन किया गया, तो भैया उनका नाम है एस.ए. डांगे, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखती है और सांप्रदायिकता का विरोध करती है। बोले तो कम्युनल वायलेंस का ये विरोध करते हैं और ये एक सेकुलर पार्टी है, ठीक है। एक संसदीय लोकतंत्र में किसानों, गरीबों और मजदूरों के हितों की ये रक्षा करती है। मेन ऑब्जेक्टिव जरूर इनका याद रखना कि कौन सी पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, ये आपको आंसर लिखने में काम आएगा। इस पार्टी का जो जनाधार मुख्य रूप से केरल में, पश्चिम बंगाल में और बिहार में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर इस आप पार्टी की बात करोगे तो आपको बंगाल में जो है इसका देखने को मिलेगा, बाकी केरला और बिहार में भी मिलता है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, बोले तो यूपीए का हिस्सा बनी थी, ठीक है, यूपीए का हिस्सा जो है वो बनी थी और केंद्र सरकार को इन्होंने बाहर से समर्थन किया था। यूपीए का हिस्सा जरूर बनी थी लेकिन इन्होंने डायरेक्टली समर्थन नहीं किया था, इन्होंने बाहर से जो है उसका समर्थन किया था। 1964 में साम्यवादी दल में विभाजन हो गया था, ठीक है। जो साम्यवादी दल बोले तो कम्युनिस्ट, यही कम्युनिस्ट पार्टी में क्या है, विभाजन भी हमें देखने को मिला और एक नए दल जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि मार्क्सवादी, बोले तो जो मार्क्स के विचारों से सहमत थे, ठीक है। अब इसी कम्युनिस्ट पार्टी में हमें दो पार्टीज देखने को मिलती हैं, इसका विभाजन हो गया था और एक पार्टी अलग बन गई थी जो मार्क्स के विचारों पर चल रही थी, जो कार्ल मार्क्स के विचारों पर चल रही थी। और इसके प्रमुख नेता कौन थे, ज्योति बसु, सोमनाथ चटर्जी, ए.के. गोपालन और वी राममूर्ति, ठीक है, चार, ठीक है। इनके हम चार यहाँ पर देख रहे हैं जिन्होंने जो है मार्क्सवादी जो है कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण किया था। यह दल जो है मार्क्स और लेनिन के विचारों से बहुत ज्यादा सहमत थे और उन्हीं के विचारों में आस्था रखते हुए समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र का समर्थन जो है वो करते हैं। इस दल के नेता किसानों और मजदूरों की शासन कायम करना चाहते हैं। इस पार्टी का मानना है कि चुनाव के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक न्याय का लक्ष्य जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर हमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म लाना है तो हमें पॉलिटिक्स में खुद भी एंट्री करनी पड़ती है, तो उसी वही बोलते भी हैं। और ये दल जो है 2004 में केंद्र में गठित यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन देकर सरकार में शामिल हुआ। तो भैया इनकी जो पार्टी हमने देखा, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी क्या किया था, यूपीए का समर्थन किया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिस पार्टी में जब विभाजन हुआ तो मार्क्स और लेनिन के विचारों को मानने वाली पार्टी ने भी जो है यूपीए का ही समर्थन किया था, ठीक है। अब ये इनका आप देख सकते हो, ये इनका प्यारा सा झंडा है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी पार्टी है ओफो, बसपा, ठीक है, बोले तो बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब इनका बहुजन समाज पार्टी का जो जन्म है वो अखिल भारतीय पिछड़ी एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ से हुआ था। ये नाम आप जरूर याद रखना, ठीक है, ये नाम आप जरूर याद रखना। और इनके जो फाउंडर हैं वो कौन है, श्री कांशीराम है, ठीक है। 1984 में ये पार्टी बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, श्री कांशीराम के द्वारा बनाई गई थी। और अब हम देखते हैं तो अब यहाँ पर कौन है, ठीक है, अब आपके कौन है भैया, हम क्या लिखते हैं उन्हें, कुमारी मायावती, ठीक है, उनके कंट्रोल में जो है ये पार्टी है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इस पार्टी का मुख्य विचारधारा जो है वो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करना है। इसका जन्म स्थल क्या है, उत्तर प्रदेश रहा है, उत्तर प्रदेश में ये पार्टी बनाई गई है, ठीक है, इसलिए इसका मुख्य आधार भी क्या है, उत्तर प्रदेश में ही है। अब इसका जनाधार जो है बढ़कर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार तक हो गया है। मतलब क्या है, बनी थी उत्तर प्रदेश में लेकिन अब धीरे धीरे, जाहिर सी बात है, कब की पुरानी पार्टी है, एक जगह की बनी है तो अब तक एक्सपेंशन होगा ना उसमें, तो अलग अलग एरियाज में भी हमें ये देखने को मिलती है। अब हाथी वाला सिंबल तो आपको याद ही होगा, ठीक है। चलो, अब हमारी पार्टी कौन आती है भैया, राकांपा, बोले तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इन पार्टीज के बारे में बेटा थोड़ा पार्टीज का जब मैं आपको नाम बताऊंगी ना कि किसकी, हो सकता है कि ऐसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नाम सुनकर आपको ना याद आ रहा होगा कि ये कौन सी पार्टी है, बट आई थिंक शरद पवार का नाम सुनकर आपको पता चल जा रहा होगा कि हाँ ये किसकी पार्टी है, ठीक है। तो इनका महाराष्ट्र में जो है इनका बोलबाला रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इमेजिन किया करो कि हाँ किसकी पार्टी है, कौन से नेता है और क्या क्या टाइम पे इनका क्या क्या हुआ है, न्यूज वगैरह देखोगे तो खुद पता चल जाएगा। तो इंटरेस्ट लेकर इन पार्टीज के बारे में सुनो, और कुछ भी नहीं, बस इन पार्टीज का हम खत्म कर ले, देन हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो भैया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जब हम बात करते हैं तो ये भारतीय मूल के निवासी के मुद्दे पर 1999 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विभाजित होकर ये बनी थी, ठीक है। ये आईएनसी से विभाजित होकर बनी थी 1999 में, ये याद रखना, ठीक है। अब इसके प्रमुख नेता कौन थे, शरद पवार और तारिक अनवर, ठीक है, इनका नाम याद रखना, शरद पवार और तारिक अनवर के नेतृत्व में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। और इसका मूल विचारधारा क्या है कि लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संघवाद को मजबूत करना, ठीक है, सॉरी,
यह पार्टी भारत में प्रमुख संवैधानिक और गैर संवैधानिक पदों पर भारतीय मूल के व्यक्ति को बैठाने पर बल देता है। मतलब कहीं ना कहीं इनका यह मानना है कि हर संवैधानिक पद पर या गैर संवैधानिक पद पर अगर भारत में कोई पद है तो उस पर किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को ही बैठना चाहिए। इस पर ये काफी ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है, ये रही इनका फ्लैग। अब देखो, अब आता है क्या, राजद। बोले तो राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल 1997 में जनता दल से विभाजन हो गया। ठीक है, जनता दल से विभाजन होकर राष्ट्रीय जनता दल बना है 1997 में और श्री लालू प्रसाद के नेतृत्व में बना है। अब इनका नाम तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो श्री लालू प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ है और इस समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देता है। अच्छा, यहाँ पर पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर सत्ता प्राप्त करने पर बल देता। मतलब कहीं ना कहीं जो है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके अपलिफ्टमेंट पर ये जोर देते हैं। और राजा सांप्रदायवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता है और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता है। बोले तो सेकुलर। ठीक है, ये भी एक क्या है, सेकुलर पार्टी है। ठीक है, ये रहा इनका फ्लैग। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आता है भैया जेडीयू। बोले तो जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों पार्टी बिहार में ही बहुत ज्यादा फेमस है। एक तुम्हारा राष्ट्रीय जनता दल और दूसरा क्या है, जनता दल यूनाइटेड। तो जनता दल यूनाइटेड जो है वो भी 1999 में जनता दल से विभाजित होकर ही बना था। ये दोनों पार्टीज जनता दल से विभाजित होकर ही बनी थी और यहाँ पर भाई किसके नेतृत्व में बनी थी, शरद यादव के नेतृत्व में बनी थी। जैसे कि हमारी जो राष्ट्रीय जनता दल है वो श्री लालू प्रसाद के नेतृत्व में बनी थी, उसी तरीके जेडीयू जो है वो शरद प्रसाद के जो है शरद यादव के जो है नेतृत्व में बनी है। और बाद में जो है जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाला समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया। यहाँ पर क्या है, मर्जर हो गया है। ठीक है, जो समता पार्टी और जो जनता दल जो पार्टी है उनका मर्जर हुआ तो ये जनता दल यूनाइटेड हो गई। ठीक है, इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाजवाद की स्थापना कर सामाजिक समरसता में वृद्धि करना। अच्छा, ये भी जो है दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के विकास की ही बात करती है और उनके सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहती है। यह राज्यों के विशेष अधिकारों की भी मांग करती है। अच्छा, विशेष अधिकारों की बात करें तो बिहार को लेकर भी जो है विशेष अधिकार का काफी ज्यादा मुद्दा रहा है कि बिहार को भी जो है विशेष अधिकार जो है वो दिए जाए, एक विशेष राज्य का दर्जा दिए जाए। तो ये जो है उस चीज को वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा उनका फ्लैग। अब हमारी एक पार्टी आती है लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी, ये भी इसका बिहार में काफी ज्यादा वर्चस्व रहा है। वर्ष 2000 में ये बनी है। रामविलास पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ है। ठीक है, अब क्या है, इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है, दलित, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का विकास करना। ठीक है, और यह पार्टी भी सामाजिक न्याय की ही बात करती है। और लोजपा मतलब बोले तो लोक जनशक्ति पार्टी राज्यों की स्वायत्तता की बात करता है और लघु उद्योग, ठीक है, लघु उद्योग की भी ये बहुत ज्यादा बात करते हैं। कहीं ना कहीं जो है लघु उद्योग को बढ़ावा देने में ये बहुत ज्यादा बल देते हैं और ताकि युवकों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो रोजगार मिल सके। ठीक है, तो नाम भाई याद रखना कौन है, इनके संस्थापक कौन है, रामविलास पासवान। ठीक है, अब नाम से समझ में आ रहा होगा कि चिराग पासवान के पप्पा जी हैं, है ना, तो समझ जाओ ये रहा था। ठीक है, चलो अब आगे कौन सी, अब आ रही है समाजवादी पार्टी। ठीक है, यूपी। ठीक है, यूपी की समाजवादी पार्टी। तो भैया इनके जो है फाउंडर जो रहे हैं, कौन रहे हैं, मुलायम सिंह। और इनके नेतृत्व में 1992 में जो है ये पार्टी बनी है, समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। और यह दल राष्ट्रीय एवं स्वदेशी कंपनियों की स्थापना पर बल देता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध करता है। बोले तो जो है वो एमएनसीज का विरोध करते हैं। ठीक है, एमएनसीज का विरोध करते, कहीं ना कहीं ये सोशलिज्म की बात करें ना, समाजवादी पार्टी। ठीक है, समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यह दल कृषि के विकास पर जो है बहुत ज्यादा जोर देते हैं और मुख्य जनाधार जो है उत्तर प्रदेश में, जैसे मैंने बताया कि भैया यूपी का है। और अब इसका जनाधार जो बढ़कर है वो बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। स्टार्टिंग भले यूपी से हुई है लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी हमें इसका वर्चस्व देखने को मिलता है। ठीक है, और ये रहा भैया पूरा। ठीक है, अच्छा एक और पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, ये झारखंड की पार्टी है। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था 1973 में और तत्कालीन देखो बिहार में हुआ था, लेकिन हमें पता है कि जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो ये पार्टी भी झारखंड चली गई। ठीक है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग जो भाई बनी थी, जो गठन हुआ है वो बिहार में ही हुआ था। ठीक है, झारखंड राज्य बनाने के बाद जो है इस मोर्चा का मुख्य जनाधार जो है वो झारखंड राज्य है और इसका अस्तित्व हमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है। तो भैया ये सारी हमारी पार्टीज थी, राइट, ये सारी क्या है, ये सारी हमारी पार्टीज थी। देख सकते हो इनका भी मैप है,
क्लियर। तो भैया उपयुक्त चर्चाओं के बाद यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि बिहार में कार्यरत राज्य स्तरीय दलों के अलावा और भी कई राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय दल मौजूद हैं और राष्ट्रीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, ऐसे दलों में कुछ ऐसे भी दल हैं जिनकी हमने बात नहीं की है। देखो, हमने अभी जितने दलों को, जितने भी राजनीतिक दलों को बहुत डिटेल में पढ़ा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके बारे में तो आपको कन्फर्म पता होना चाहिए कि ये सारे जो है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो है हर राज्य में हमें ये कार्यरत देखने को मिलती है। अच्छा, इनके अलावा भी बहुत सारी पार्टीज जैसे अकाली दल देखने को मिलता है, ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है और नेशनल कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, तेलुगु देशम है, तेलुगु देशम सुना होगा, इनको लेकर अभी तेलुगु देशम पार्टी की भी हमने देखा जब न्यूज के टाइम पे इनका बहुत ज्यादा हमें एक मुद्दा देखने को मिला था। एंड असम गण परिषद है, बीजू जनता दल है, उड़ीसा में हमें देखने को मिलती है। तो बहुत सारी हमें यहाँ पर अलग से भी पार्टीज देखने को मिलती हैं। कुछ हमारी साउथ की पार्टीज हैं, ठीक है, तेलुगु देशम में जैसे साउथ की पार्टी है ये, ठीक है, उड़ीसा की पार्टी है, यहाँ पर असम की पार्टी है। तो इतनी सारी पार्टीज को हमने देखा, ठीक है। आप देख सकते हो कि सारी की सारी हमारी पार्टीज ही, और इन पार्टीज को बहुत ध्यान से समझना, इसीलिए मैंने सिर्फ फैक्ट रखा है ताकि आप लोगों को जो है पढ़ने में, उनको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। बहुत पूरी कहानी नहीं समझनी है, सिर्फ फैक्ट जानना है कि भैया ये पार्टी कहाँ से बनी थी, कब बनी थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन कौन से स्टेट में हमें देखने को मिलती है। सिर्फ इतना ही इनके बारे में जानना है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, तो किस तरीके से लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, कैसा संघर्ष देखने को मिलता है, और इसी जनसंघर्ष के द्वारा जो है लोकतंत्र का टेस्ट लिया जाता है। लोकतंत्र हर बार भले ही 100% नहीं बट 90 to 99% हमें देखने को मिलता है कि वो खरा उतरता है, और हर बार जो है टेस्ट पे टेस्ट लोकतंत्र का हम लेते रहते हैं। और सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, बाकी फॉरेन कंट्रीज का भी हमने देखा, ठीक है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बोलीविया हो, तो वहां की भी हमने कहानी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ ली है। एक बार इसे इसको दोबारा से देखना, इसको दोबारा से समझना। कहीं पे भी अगर कहीं कोई डाउट आ जाए जस्ट ड्रॉप इट इनटू द कमेंट बॉक्स। तो भैया मिलते हैं सीधा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बढ़िया बढ़िया नंबर लाते रहो। थैंक यू सो मच।